नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और 20 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी और उससे पहले नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो नॉमिनेशन के लिए चंद दिन बचे हैं। लेकिन अभी तक अगर महायुति की हम बात करते हैं यानी कि एनडीए की अगर हम बात करें तो सीटों का फॉर्मूला तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालत ये हो गई है कि एक हफ्ते के अंदर एक बार नहीं दो बार तमाम जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उन्हें दिल्ली दरबार में आकर दस्तक देनी पड़ी है। दिल्ली दरबार उन्हें आना पड़ा है यानी कि अमित शाह के सामने। और हमने देखा कि कल एक बार फिर से ये तीनों ही नेता आना तो हालांकि चाहिए था इनको एक साथ ये दिखाने के लिए कि देखिए महायुति में सब कुछ ठीक है, हम सब लोग एक साथ हैं। लेकिन ये लोग अलग अलग आए दिल्ली में और अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटों तक मीटिंग चलने के बावजूद अभी तक फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है और खबर सामने निकलकर ये आई है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच में ठन गई है। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लगभग वो 150 से 151 सीटों पर चुनाव लड़े, तो वही एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो भी सेंचुरी पार करेंगे। लेकिन अभी तक की बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए। उसके बाद हमने देखा कि 40 सीटों पर एकनाथ शिंदे ने और 30 सीटों पर अजीत पवार ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए। लेकिन उसके बाद की कहानी या उससे आगे की कहानी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। मीटिंग्स का दौर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कहानी सुलझती हुई नजर आ रही है, कहानी और उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को ये डर लग रहा है कि जिस तरह से और जो सहयोगी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, उनको जिस तरह से यूज एंड थ्रो किया गया, कहीं उनका हाल भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद अगर महायुति की सीटें इस तरह से आ जाती हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो उनको यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और या फिर बीजेपी अगर ज्यादा सीटों पर आ जाती है तो ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे का पत्ता कट जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एकनाथ शिंदे लगातार अपने आप को असर्ट करते रहे, उनकी ये जिद रही कि उनके ही चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानी क्योंकि आरएसएस भी ये नहीं चाहता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो चाहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी से ही हो और ये भी उनकी ख्वाहिश है कि कोई ब्राह्मण चेहरा ही होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो खबरें हैं वो सामने हैं और इसीलिए एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच पूरे तरीके से ठनी हुई है। एकनाथ शिंदे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमित शाह ने भी सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि बात बन जाए और सामने निकलकर ये बात आए कि देखिए सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन इन महायुति। लेकिन हर तरह की खबरें प्लान कराने के बावजूद ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब ये लड़ाई सड़कों तक आ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने भले ही सामने आकर ये कहा हो कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि देखिए वहां महाविकास आघाड़ी में क्या कुछ हो रहा है, कैसे कांग्रेस तो 120 पर लड़ना चाहती थी और अब देखिए 85 पर ही अभी उसकी बात बन पाई है। लेकिन वो शायद ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उनके अपने अंदर की लड़ाई किस तरह से सामने खुलकर आ गई है। एंटी इनकम्बेंसी है, मुद्दों की भरमार है, चेहरों की कमी है और जो चेहरे हैं उनसे इतनी नाराजगी है कि साफ तौर पे लग रहा है कि अगर इन तीनों चेहरे यानी कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अगर ये बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो इन्हें सीधे तौर पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी क्योंकि लोग हर तरीके से हर तरफ से जो है वो त्रस्त नजर आ रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी 15 से 20 सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। 85 ये फॉर्मूला तो सेट हो गया है, लेकिन 18 सीटों पर उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए 18 सीटें उन्होंने अदर्स को दी हैं, यानी कि जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लड़ेंगी और 15 सीटों पर अभी पेच अटका हुआ है। लेकिन कोशिश लगातार महाविकास आघाड़ी की ये है
और लगातार वो ये दिखा भी रहे हैं और सामने निकल कर भी आ रहा है कि जो भी कुछ जिस तरह की भी बयान उनकी तरफ से आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो वो साझा हो, बयान जो हो वो साझा हो और किसी भी तरीके से ये कंफ्यूजन ना पैदा हो कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें, इस सब में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में किया था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की हम बात करें या झारखंड की हम बात करें, वो एक तरह से बड़ा दिल दिखा रही है, दरिया दिली दिखा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके सामने मकसद बड़ा है, सीटों से ज्यादा जीत और उसके साथ साथ जो और बड़े मकसद हैं, जो संविधान लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण जैसे मुद्दे हैं उसके लिए, और लार्जर जो पिक्चर है उसके लिए कि दिल्ली में सरकार बदले, इसीलिए वो अभी फिलहाल सब कुछ तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वही उत्तर प्रदेश की बात करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी जो हैं उनको मीरापुर की सीट दी जाएगी और वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए जयंत चौधरी के साथ किस तरह का खेल किया गया है। मीरापुर की सीट उन्हें दी तो गई है लेकिन सिर्फ सिंबल उनका है, यानी कि उनके सिंबल पर बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, मिथिलेश पाल जो कैंडिडेट हैं उनकी, वो चुनाव लड़ेंगी। 2 साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुई थी और अब वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर वो मीरापुर से चुनाव लड़ेंगी, वो आरएलडी में शामिल होंगी। तो यहाँ आप ये देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार कटघरे में खड़ा करती है, देखिए वो टूट गया है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है कि जयंत चौधरी जिनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जाट हार्टलैंड में है, मुसलमान तबका भी जब तक वो बीजेपी में नहीं थे उनको वोट किया करता था, आप देखिए कि उनको एक सीट नहीं दी है, जबकि वो ये मीरापुर की सीट उनकी सिटिंग सीट थी। उसके बावजूद उनको उनका सिर्फ चुनाव चिन्ह होगा, अपनी मर्जी से वो अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार सकते हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया कि साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा और जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों के साझा होंगे और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो आपने बीजेपी की तरफ से सुना कि किस तरह से उसने माखौल उड़ाया कांग्रेस का और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पटखनी दी है कांग्रेस को। लेकिन अब पूछा जाए कि आपने जयंत के साथ क्या किया है। जयंत तो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक मिनिस्ट्री की लॉलीपॉप देकर बस उनको समझा दिया गया है और बिठा दिया गया है। बाकी उनकी राजनीति बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने दुष्यंत चौटाला की हरियाणा में देखी, जेजेपी की, बिल्कुल उसी तरह से होती हुई नजर आ रही है। और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो 47 सीटों पर 13 राज्यों के उपचुनाव हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों में काफी सीटें हैं जिन पर चुनाव है, जिसमें राजस्थान इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश इसमें इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बहुत कुछ इसलिए बदलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसको आप इस तरह से समझिए कि 9 सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि आज अखिलेश यादव ने इस सब को लेकर क्या कुछ कहा है। 40 सेकंड की छोटी सी बाइट है, तो आप सुनिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। इलेक्शन में स्वरूप तो अभी आपने सुन लिया कि उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है कि आपने किस किस को टिकट दिया है, किस किस को आपने सम्मिलित किया है। ये सवाल वो उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो ये तमाम सीटें जीतेंगे और 2027 में भी हराएंगे। तो यहाँ पर हौसले बुलंद इसलिए भी हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि अभी लोकसभा में चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस तरह का रहा है कि जैसा मुलायम सिंह यादव के दौर में भी नहीं रहा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि क्या जयंत के साथ बड़ा खेल कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश की ये 9 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं
और जो बाकी जो उपचुनाव जो हो रहे हैं 47 सीटों पर, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वो कितने महत्वपूर्ण है, इससे कितना खेल बदलेगा, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में महायुति के अंदर जो हो रहा है, जो लड़ाई जो सड़क पर आ गई है, जो लग रहा है कि सुलझने की जगह और उलझती हुई नजर आ रही है, इसे किस तरह से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ पत्रकारिता जगत का जाना माना चेहरा ओमकारेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है ओमकारेश्वर जी आपका भी कार्यक्रम में। क्योंकि शुरुआत में उत्तर प्रदेश से करना चाहती हूँ, अखिलेश की बाइट अभी हमने सुनवाई, क्या जयंत के साथ बड़ा खेल हो गया है? आपको भी शायद ये तो उम्मीद होगी कि वो अपनी मर्जी से कम एक सीट पे तो अपना कैंडिडेट उतार पाएंगे। यहाँ तो बीजेपी ने कहा लीजिए कैंडिडेट अपने चुनाव चिन्ह पर उतार दीजिए। तो अपने सहयोगी दलों के साथ यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है उसकी, और या फिर सिर्फ इस्तेमाल वो करती है जब तक उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, वही सब होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बुचरा जी, जो हाल हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का हुआ था, उसी तरीके से यूपी में भी जयंत चौधरी के अंत की शुरुआत मेरे ख्याल से अब भाजपा ने कर दी है। अब ये जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से थे चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले, वो यही कह करके भागे थे कि देखिए अपने कैंडिडेट कुछ दे रहे हैं हमें हमारे सिंबल पर लड़ाने के लिए, और यही सबसे बड़ा इनका जो है कमी है, दोष है। ये दोष और आरोप लगा करके ये भाग गए थे, क्योंकि वहां 7 सीटें इनको दी जा रही थी। और यदि कुछ लोग इन्हीं की पार्टी में पूर्व में रहे और मजबूत हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो निश्चित रूप से जब आपके यहाँ पे आ गया तो आप ही का तो कैंडिडेट हुआ। उस सिद्धांत को ताक पे रख के इन्होंने कहा नहीं साहब मैं तो जा रहा हूं। अब क्या हुआ, अब इनको एक सीट दी गई, और मिथिलेश पाल नाम की जो महिला है, पाल समाज से आती है, पूर्व विधायक भी रही हैं, मोरना क्षेत्र इसको कहते थे पहले, वहां अब उसको मीरापुर जो है परिसीमन के बाद उसका नाम हो गया था, वो जो है उसको टिकट दे दिया गया। बाकी जितने भी लोग घूम रहे थे वहां जो पार्टी के अंदर थे, वो बहुत ही भारी इस वजह से निराश हो गए। अब आज सुबह जब उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है, तो सुबह ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। वो फिलहाल भाजपा में थी, आज तक भाजपा में थी, उसको टिकट दे दिया गया। और आपके यहाँ पर जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, विशेषकर जाट समाज के हैं, क्योंकि जाट समाज की संख्या यहाँ पर 40-45 हजार है, और पाल समाज हो या सैनी समाज हो या गुर्जर समाज हो, इनकी सबकी संख्या 20,000 से 15,000 से नीचे नीचे। उसके बावजूद भी आपने टिकट दे दिया। आपने वास्तव में साबित कर दिया कि वोट तो आपका जाटों का चाहिए, नोट भी आपको जाटों से चाहिए, लेकिन जाट केवल यहाँ दरी बिछाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल में है, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहे, मुकदमे अपने ऊपर झेलता रहे, लाठी खाता रहे, तमाम तरह के संघर्ष करता रहे, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी तो जो है किसी और को टिकट दे दिया जाएगा। अब पहले तो मैं इस पर आता हूं कि ये जो उपचुनाव हुआ, इसका मूल कारण क्या था। उपचुनाव इसलिए हुआ कि ये चंदन चौहान जो गुर्जर समाज से आते हैं, बिल्कुल नए युवा नेता हैं, उन्होंने वो भी समाजवादी पार्टी से इंपोर्ट होकर के यहाँ पर टिकट उनको मिला था। अब जब वो विधायक बन गए थे, नए हैं, तो उनको पहले तो क्या आवश्यकता थी कि जो है आप लोकसभा लड़ाएं। ऐसा नहीं है कि 55-60 साल की उम्र हो गई थी, कभी लोकसभा में नंबर ही नहीं आना था, और टर्म आपकी बाकी है और विधायकी आपको मिली हुई है, तो एक ही व्यक्ति को विधायकी मिलेगी, फिर उसी को लोकसभा मिलेगी, और फिर सीट खाली होगी, फिर उपचुनाव होगा। ये सब चीजें होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, शांति से वो वहां रहते, और किसी और समाज के व्यक्ति को जो है आप, क्योंकि बेस वोट आपका जाट माना जाता है, 2 ही सीटें आपको मिली थी बागपत में, और यहाँ पर आप जाट को दे देते तो क्या नुकसान था। और जाट के अलावा आपको वोट कौन देता है ये भी सारी दुनिया जानती है। तो लोकदल के अंदर बड़ी जो है आज के तारीख में जो कार्यकर्ता है भारी निराश है। मेरी लगातार कई लोगों से बात भी हुई है। अब एक पुराने कार्यकर्ता और इनके जिलाध्यक्ष भी रहे अजीत राठी हैं, वो वहां से टिकट मांग रहे थे, जाट समाज से आते हैं, 1995 से पार्टी के साथ वो लगे हुए हैं। एक ही जीवन में पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसी के साथ लगातार बने हुए सादगी से
चद्दर अपने कंधे पे रख के घूमते हैं। बेचारा कंधा भी उनका जो है चद्दर के बोझ से 30 साल से शायद थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, और मुकदमे झेले, तमाम संघर्ष किए, मिलनसार हैं, लेकिन उनको एश्योरेंस देने के बावजूद भी उनका टिकट काट दिया जाता है। और जयंत चौधरी तो कितनी बार कह चुके हैं कि मैंने कुछ जाटों का ठेका थोड़ी ले रखा है। इन्होंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन हाँ, इनकी कोठी खाली होगी, लट पिटाई करेगी भाजपा सरकार, और संघर्ष करने के लिए वहां जाएंगे जाट मुख्य रूप से। किसानों के रूप में, किसानों के भले की कोई बात इनसे पूछ लो, एमएसपी की लीगल गारंटी की पूछ लो या अन्य चीजें पूछ लो, तो ये कहते हैं साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, एमएसपी कोई ठीक नहीं है, इस तरह की बात करने लगते हैं। हाथरस में इनके जी ऊपर जो लाठी चार्ज होता है तो उसको घेरने का काम जो है जाट करते हैं। तो जाटों से कोई लेना देना इनका नहीं है, केवल ये जाटों को का इस्तेमाल करते हैं और टिकट और लोगों को दे देते हैं। और उसमें भी अब ये भारी दबाव में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा जब भी किसी को मंत्रालय देती है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जोड़ देती है कि कहीं ना कोई फाइलें ऐसी खोल करके और चलते हैं, वो लोग शिकंजा कस के चलते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। तो इनको मालूम है कि जो है ये कहीं हाथ से ना निकले, तो कहीं ना कहीं उस दबाव में इनको ले लिया गया है, बताया गया है हमारे कार्यकर्ता इसको देना है। लेकिन जो चंदन चौहान है वो चाहते हैं कि मेरे पास ये सीट रहे, तो वो गुजरों की वोटों को इनको नहीं दिलवाएंगे। दूसरा, जो जाट समाज है पहले ही नाराज है, जाट समाज कहेगा भैया हमारे को नहीं दिया तो हम कहीं और वोट देंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाने की उसकी पूरी संभावना है। जो बाकी नेता है जैसे संजीव बालियान वगैरह है, जो वहां से सांसद रहे मुजफ्फरनगर से, वो हार गए थे इस बार। वो भी नहीं चाहते जी कि लोकदल की वहां जड़ जमे, वो भी इनका विरोध अंदर खाने करने जा रहे हैं। तो चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो इनकी हार की बिसात जो है कहीं ना कहीं बिछा दी गई है। और आने वाले 13 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इनकी हार हुई है। और जो है ये जाट समाज जो बचा कुचा भी इनके पास था, चवन्नी की तरह जो ये पलटे थे, वो भी इनके हाथ से खिसकता नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में हम लौटेंगे और महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। लेकिन ओमकारेश्वर जी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की सियासत की बात करें, 10-15 दिन तक ये खबरें खूब चलाई गई कि महायुति, महाविकास अघाड़ी जो है वो बिखरने वाली है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, देखिए अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ। और उसके जरिए जो कुछ महायुति में हो रहा था उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर जैसे आग धधक रही थी वो हो रहा था। एक हफ्ते में 2 बार दिल्ली आए ये तीनों नेता, कल भी आए और अमित शाह से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो पूरा फॉर्मूला है वो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से अपने आप को असर्ट किया हुआ है और वो चाहते हैं कि कम से कम 100 का आंकड़ा पार हो, और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। और बीजेपी का साफ तौर पर एक तो ये भी अल्टीमेटम दिया गया है कि तब कोई बागी खड़ा ना हो जाए, और दूसरा ये भी अल्टीमेटम दिया गया है कि सब एक साथ नजर आने चाहिए। तो नजर आने चाहिए या एक साथ हैं, कितना फर्क आप देख रहे हैं महाविकास महायुति में हो रही इस सीटों की जंग को, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर साथ होते तो दोबारा ये मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और उनको एक तरह से चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप लोग बिल्कुल साथ साथ मिलके लड़िए। जो अंदर की लड़ाई है उसको चेतावनी देने से उनसे तो होगा नहीं, क्योंकि जो लड़ाई है वो नेताओं के लेवल पे अलग है और नीचे ग्राउंड लेवल पे अलग है। क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये हमारी सीट थी, ये उनको जा रही है। पहले आप पिछले विधानसभा उसको याद करिए, तो उस समय बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शिवसेना उस समय यूनाइटेड थी। तो शिवसेना की जो सीटें थी अब वो 2 भाग में, उद्धव ठाकरे का गुट अलग लड़ रहा है और इनके एकनाथ शिंदे का। तो जहां जहां बीजेपी के भी कैंडिडेट थे कई जगह उनको भी नुकसान हो रहा है। और इसमें अजित पवार गुट के आ जाने से बहुत सारी सीटों पे उनको भी देना पड़ रहा है। तो अजित पवार गुट के और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा लूजर अगर कोई था तो वो अजित पवार गुट था। शिवसेना के शिंदे गुट ने फिर भी अपनी सीटों को बचाया और 40 से 2 सीटें बढ़ाई, 42 पे किया। लेकिन शिंदे गुट, इसमें अजित पवार गुट को भारी नुकसान हुआ, यहां तक कि बीजेपी को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अब के हालात में बीजेपी चाहती है, असर्ट कर रही है कि उसको ज्यादा लड़ भी रही है, 155 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है, तो वो चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकले। और पिछले दिनों वो साफ साफ कह चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा।
तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे गुट भी डिमोरलाइज है कहीं ना कहीं। पिछली बार तो वो कम सीटें लाके भी मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन इस बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो बीजेपी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तीसरी बात यह है कि अजित पवार गुट को न बीजेपी के लोग पसंद कर रहे हैं, न संघ के लोग पसंद कर रहे हैं। संघ के लोगों ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पे कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसपे हजारों करोड़ के मुकदमे थे, उन पे करप्शन के चार्जेस थे, उनको लेने की जरूरत क्या थी, उनको लेना ही नहीं चाहिए था। तो वहां उस गुट में भी जो है वो बहुत ज्यादा असहजता है, उनको लग रहा है कि हम क्या करें। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले बार अगर आप देखें जिस समय ये टूट हुई थी, ट्रेंड बीजेपी की तरफ था। लोग शरद पवार गुट से आधा गुट टूट के आया अजित पवार के साथ लेके, और जो शिवसेना थी उसमें से टूट के एकनाथ शिंदे गुट, तो ट्रेंड बीजेपी की तरफ अलाइनमेंट का था। अब जो है वो ट्रेंड उल्टा हो रहा है, जो बीजेपी के लोग हैं उसमें भी जो नाराजगी है तो वो उधर वापस जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, गणेश नाइक हैं जैसे नवी मुंबई में, गणेश नाइक को बीजेपी से सीट मिली, उनके बेटे संदीप नाइक चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको सीट नहीं मिली तो वो शरद पवार गुट में शामिल हो गए। उसी तरह से जो नारायण राणे हैं, नारायण राणे के बेटे को टिकट नहीं मिला नीतीश राणे को, तो नीतीश राणे इसमें अजित पवार गुट में चले गए। मतलब लोग उस तरफ जा रहे हैं। 3 विधायक अजित पवार गुट के ऑलरेडी शरद पवार गुट में जा चुके हैं। चौथे एक और जो है सोलापुर से बबन जो है, उनकी भी बातचीत चल रही है शरद पवार से, और माना जा रहा है कि कम से कम दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जो शरद पवार गुट में या उद्धव ठाकरे गुट में वापस जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत असंतोष है इधर बीजेपी और जो इनका जो महायुति गठबंधन है, लेकिन ऊपर ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं किसी तरह इसको शांत रखा जाए, शांत दिखाया जाए। एक बात आप महत्वपूर्ण नोट करिएगा कि इस बार जो इन्होंने 99 सीटों की अभी तक जो घोषणा की है बीजेपी ने, उसमें अधिकांश सीटों पे उन्होंने सिटिंग एमएलए को बरकरार रखा है। उसके पीछे रीजन क्या है? दबाव ये है कि सिटिंग एमएलए का टिकट काटेंगे तो वो असंतुष्ट होंगे और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है कि अगर आपने सिटिंग एमएलए को टिकट दिए जिनकी जो है रिपोर्ट ठीक नहीं है, रेफरेंडम कराया है हर सीट पे बीजेपी ने, एक तरह से वहां पे सर्वे करवाया है, तो उस सर्वे के बावजूद बहुत सारे ऐसे जो सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट कट जाने चाहिए थे, नहीं कटे हैं, तो इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स हारेंगे। तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और इधर महाविकास अघाड़ी को आप देखिए तो हरियाणा के बाद कांग्रेस दबाव में थी। पहले कांग्रेस 105-110 सीटें लड़ना चाहती थी और करीब करीब ये एडजस्टमेंट फैसला हो भी गया था कि इतनी सीटें वो लड़ेंगी, उसके बाद शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा, फिर शरद पवार गुट लड़ेगा। लेकिन ये हरियाणा के झटके ने तीनों में एक तरह से ये मजबूर कर दिया है कि भाई अब सीटों के लिए नहीं लड़ना है, तो 85-85-85 के बराबर के फार्मूले पे एक तरह से उन लोगों ने इसमें सेटलमेंट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं वहां मैच्योरिटी दिखाई दे रही है कि हम सीटों के झगड़े में आपस में ही न उलझ जाएं और उससे महाविकास अघाड़ी का नुकसान न हो। तो ये फैक्टर हैं अभी जो लग रहे हैं। आप देखिएगा कि इन्होंने बीजेपी ने बड़ी कोशिशें की हैं, लगभग हर क्षेत्र में 6 रीजन जो है महाराष्ट्र के, सब में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उनके महत्वपूर्ण मंत्रियों को लगाया है उन्होंने, पूरी फौज उतारी। ये उनका पहले का स्टाइल है, हमेशा वो करते हैं। बावजूद इसके क्या वो उनको रिजल्ट आएगा, क्या उनके फेवर में आएगा, ये सवाल अभी पूछा जा रहा है। जैसे ये बड़ी बात उन्होंने की चुनाव के ऐन पहले, मुंबई के 5 नाकों ने फ्री कर दिया, टोल फ्री उन्होंने घोषित कर दिया, जहां से टोल लिए जा रहे थे, काफी महंगे टोल लिए जा रहे थे, गाड़ियों की लंबी कतारें लगती थी उस टोल को देने के लिए। तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला ये यहाँ पर जनता में एक प्रॉब्लम है, तो उसको दूर कर दें। लोग खुश हैं उससे, लेकिन सवाल ये पूछ रहे हैं कि 5 साल तो अपने टोल वसूला, और जब चुनाव आ गए तो 1 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले आप जो है उसको टोल फ्री कर रहे हैं। तो इससे मंशा झलकती है। महिलाओं के विकास, महिलाओं के कल्याण के लिए जो 1500 रुपए देने की बात उन्होंने की है, उसका कुछ असर पड़ सकता है, पड़ेगा, लेकिन वो महिलाओं के अगर ग्राउंड रिपोर्ट को हम देखते हैं, जो वहां के रिपोर्टर्स,
डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स के और जो लोग जाके वहां कर रहे हैं, तो वो महिलाएं पूछ रही हैं आजकल 1500 रुपए में क्या होता है, और 1500 रुपए के बावजूद आपने तमाम चीजों की कीमतें इतने बढ़ा रखी हैं कि उस पर कोई जोर नहीं है। तो ये भी कहना, ये भी सोचना कि वो 1500 रुपए से महिलाओं का बड़ा वर्ग इनके साथ आ जाएगा, ये डाउटफुल है। तो ये माना जा रहा है। दूसरा, जो और भी उन्होंने फ्रीबीज अनाउंस किए थे, उस पे हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिए हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद वो फ्रीबीज भी लागू नहीं होने पाए, तो उसको लेके भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पूरे महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं कि अभी कांटे की लड़ाई है। अभी और 29 तारीख तक सभी दलों के टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद सिनेरियो सामने आएगा, तब चीजें आएंगी कि कितना असंतोष है और ये कितना नहीं है। लेकिन ये तय है कि दोनों स्थितियों में वहां इस बार दोनों गठबंधनों के बीच में कांटे की लड़ाई हो रही है। जी, बिल्कुल। जी। इससे पहले पुष्पेन जी मैं आपके पास आऊँ, ओंकारेश्वर जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि हम लाडली बहना की बात बार-बार कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि इसी तरह की योजना कर्नाटका में भी कांग्रेस की रही है और कांग्रेस वहां पर पैसे दे रही है। और अगर मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस ने किसी चीज पर काम किया है तो वो है उनका मैनिफेस्टो। हमने लोकसभा में भी देखा, बहुत डिटेल उनका मैनिफेस्टो था, जिसको पूरा चुनाव ही नरेंद्र मोदी का केंद्रित था कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर ही, जो उन्होंने जारी किया था। अब जबकि महाराष्ट्र में जब चुनाव है, तो ये हो सकता है कि साझा भी हो सकता है, एक साथ कोई मैनिफेस्टो या अलग से कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज करे। क्या तब तक का इंतजार करना होगा हमें कि उससे किस तरह का मोमेंटम बनता है, किस तरह के वादे वो लेकर आते हैं? और दूसरा सवाल, अगर महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर ही इस तरह की कलह नजर आ रही है, आप ये देखिए कि तीनों नेताओं को दिल्ली आना था, तीनों नेता एक साथ आ सकते थे, एक साथ चार्टर्ड प्लेन में आकर ये मैसेज देते कि भाई हम एक साथ हैं, लेकिन आए वो अलग अलग, और खासतौर पे एकनाथ शिंदे वो अलग से आए। तो ये भी एक तरह से मैसेजिंग हो गई कि देखिए सब कुछ आपस में ठीक नहीं है। और ये भी है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो है आपस में कुछ खिचड़ी पक रही है, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। तो मेरा सवाल कि क्या फिर जब नेताओं में इस तरह की तलवारें खिंची हों, जब अजीत पवार को लेकर इस तरह के बयान दिए गए हों कि उनके सामने बैठे होते हैं तो उल्टी आती है, हमने देखा कि आरएसएस का जो अखबार है उसके मैगजीन शायद, उसमें किस तरह का लेकर अजीत पवार को लेकर लिखा गया, तो क्या जमीन पर कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ पाएंगे, वोट ट्रांसफर कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, तलवारें पहले से खींची हुई हैं। आप जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो उसको आप कहें कि आप डिप्टी सीएम बन जाओ, कितने बड़े डेमोरलाइजेशन की बात होती है कि वो उसी राज्य में उप मुख्यमंत्री बन के सेटल करे, और तब जबकि जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उसको मेजोरिटी सीटें भी नहीं आई थी। आप जितनी 40 सीटें आप लेके आ रहे हो, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको, उसके नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो देवेंद्र फडणवीस को तो तब से डिमोरलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है वो खुश नहीं होंगे। अजित पवार गुट आए, एक बार उन्होंने डिप्टी सीएम तब बने जब देवेंद्र फडणवीस को रातों रात मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो फिर नाटक हुआ जिसको महाराष्ट्र ने देखा। इसके पहले महाराष्ट्र ने इस तरह का नाटक नहीं देखा था। अब उनको लग रहा है, जब अमित शाह कह चुके हैं कि नहीं अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो शिवसेना शिंदे गुट को भी लगता है कि फिर मेरा भविष्य क्या होगा, फिर हम डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर लार्जेस्ट, अगर सीटें ज्यादा बीजेपी को आ गई तो जाहिर है इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री होगा, तो मुझे डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा। तो उनके दल के लोग, आप सोचिए, जिलों में, विधानसभाओं में, कार्यकर्ताओं में इसका मैसेज क्या जाता है, तो उनका वोट ट्रांसफर नहीं होगा बीजेपी के साइड में। तो वो चाहेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतना हो तो अपने से जीते, हम तो नहीं जिताने वाले। तो ये अंदर अंदर जो लड़ाई है वो गहरी लड़ाई है, जबकि उधर ये लड़ाई नहीं है। अजित पवार गुट तो बिल्कुल, ये उसकी स्थिति बहुत खराब है कि वो किधर जाएगा, कहां होगा, क्या सिनेरियो होगा। उनके पास तो वापस जाने के सिनेरियो भी बहुत अच्छे नहीं है। तो वहां पर जो दिख रहा है, तलवारें बहुत ढंग से खींची हुई हैं, और इसी का नुकसान जो है, एक दूसरे का नुकसान वो कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट नहीं चाहेगा कि बीजेपी को ज्यादा आए, बीजेपी नहीं चाहेगी कि शिंदे या पवार गुट बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो ये लड़ाई, और वैसे भी बीजेपी जहां भी वो गठबंधन में रही है, उसकी कोशिश रहती है कि गठबंधन के घटक को धीरे 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 उसको समाप्त किया जाए। ये आपने कई राज्यों में देखा होगा, उन्होंने सफाया कर दिया है
गठबंधन उनका कुछ ही समय रहता है। ताजा आप पीडीपी को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लगभग समाप्त। तो जिसके साथ भी, अकाली दल को देख लीजिए, एजीपी को असम में देख लीजिए, बीजू जनता दल को देख लीजिए उड़ीसा में, कई राज्य हैं जहां पे गठबंधन में जब बीजेपी गई तो सिर्फ अपनी मजबूरी से जाती है, उसके बाद वो उसी गठबंधन के उसमें वोट बैंक में सेंध लगा के अपना बेस बनाती है। इससे आज एकनाथ शिंदे गुट को भी झेलना पड़ रहा है, और यही सच्चाई जो है अजित पवार गुट को भी झेलनी पड़ रही है। वैसे में देखना है दूसरे 2019 में जो हालात थे, उस समय तो धारा 370 हटाया था केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि धारा 370 हटाया गया। राष्ट्रीयता का मुद्दा था। महाराष्ट्र एक राष्ट्रीयता की भावना रखने वाला प्रदेश माना जाता है, संघ का मुख्यालय है वहां नागपुर में। उसके बावजूद 19 में बीजेपी की 17 सीटें कम हो गई। तो ट्रेंड, जबकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे भी वो सेकेंड इंडी और उनका वो राइजिंग फेज था, उस राइजिंग फेज के बावजूद 370 के बावजूद, संघ के समर्थन के बावजूद, संघ का पूरा समर्थन था 2019 के चुनाव में, तो भी सीटें कम हुई थी। इस बार संघ दोबारा वापस समर्थन में आया है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ। बंद मुट्ठी लाख की जो थी वो खुल चुकी है। आपस की लड़ाइयां हैं, जो शिवसेना बढ़ चुकी है, पवार गुट बढ़ चुका है। ऐसे में वहां पर रिजल्ट क्या आता है, ये फैसला महाराष्ट्र की जनता जो है वो करेगी, और उससे दिखाई देगा कि इनकी वास्तव में कितनी ताकत है। एक महत्वपूर्ण बात, देवेंद्र फडणवीस के डिमोरलाइजेशन की एक और वजह है जो लोग कम समझते, जो को समझते हैं वो जानते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के चुनाव में विनोद तावड़े को दरकिनार किया था। आज वो विनोद तावड़े भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पे बहुत ही पावरफुल है, सीधे प्रधानमंत्री के टच में, अमित शाह टच में है। तो क्या विनोद तावड़े चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बहुत मजबूत वहां पर हो, या उनके आपस में किस तरह के तालमेल या किस तरह का वो होगा, इक्वेशन होगा, ये समझा जा सकता है। तो वहां कठिनाइयां बहुत हैं, इसीलिए बार बार उनको एक मास्टर का रोल प्ले करना पड़ रहा है अमित शाह को, आके बीच बीच में जाना कि आपस में मत लड़िए, या बाहर में ऐसा भाव नहीं जाना चाहिए कि आपस में आप लड़ रहे हैं। लेकिन तीनों का मनोबल है वो गिरा हुआ है, और ऐसे गिरे मनोबल से अमित शाह कितना सहारा दे पाते हैं, कितना उसको आगे ले जा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि 5 नवंबर से नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नजर आएंगे। वो महायुति के अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि जो अजीत पवार या फिर शिंदे गुट है उनके नेताओं के लिए भी वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे। अब इस तरह की खबर है, हालांकि अभी कोई प्लान सामने नहीं आया है कि वो किस किस कैंडिडेट के लिए और कितनी रैलियां करने जा रहे हैं। क्या वो कोई रोड शो करेंगे या नहीं करेंगे, या हरियाणा की तरह वो बचते हुए नजर आएंगे। कोई रोड शो वहां पर उन्होंने नहीं किया था, 4 रैलियां की थी, 4 रैलियों में 22-23 कैंडिडेट्स के लिए एक साथ उन्होंने रैली की थी। अब जीत गए तो सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन ये भी पता है कि जीत किस तरह से मिली है और हालात किस तरह के थे, वो रैलियों में खुद मैंने जाकर देखा था। लेकिन सवाल ये है पुष्पेन जी कि चाहे महाराष्ट्र की अगर हम क्योंकि बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी बात ये है कि क्या महाराष्ट्र में लोग जिस तरह के वहां पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, यूपी से एक तरह का इंस्पिरेशन लेते हुए कि बटेंगे तो कटेंगे, या फिर नीतीश राणा जिस तरह के बयान वो देते रहे, जिस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हूँ, भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की थी उसको तो दोहराया भी नहीं जा सकता है। क्या उस लाइन पर आप चुनाव को जाते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग भरे हुए बैठे हैं कि आपने जो पार्टियां, जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर थी कि ये शिवसेना है, ये एनसीपी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और छोटे छोटे दल हैं, हमें इनमें से चुनना है। अब आपने बिल्कुल एक तरह से रायता बिखेर दिया, आपने हर पार्टी के 2-2 टुकड़े कर दिए, 2 जो बड़ी पार्टियां हैं, और अब वो 6 पार्टियां हमें सामने नजर आ रही है, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। तो एक सिंपैथी भी है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर, खासतौर पर शरद पवार को लेकर खासी सिंपैथी, उसका फायदा भी वो उठा रहे हैं। तो ये सब चीजें ज्यादा हावी होती हुई नजर आएंगी या सांप्रदायिक मुद्दे? देखिए बुशरा जी, जो भाजपा है वो डिवाइड एंड रूल की इतनी बड़ी मास्टर बन चुकी है कि वो अंग्रेज भी इतना डिवाइड एंड रूल नहीं करते थे जितना ये करते हैं। ये जातियों में बांटते हैं,
पार्टियों को तोड़ते हैं, धर्म में बांटते हैं। और अगर जैसे अभी एससी वाला मुद्दा आया, जो शेड्यूल कास्ट में उपवर्गीकरण का मुद्दा आया, इन्होंने ठीक चुनाव से पहले हरियाणा में उसको बांट दिया और उसमें से एससी समाज की जो डीएससी कहते हैं, डिप्राइव्ड एससी, एससी में थोड़ा और पिछड़े रहते हैं, उनकी वोट लेने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र में भी मराठा वर्सेस जो है ओबीसी, क्योंकि मराठा जो है ओबीसी में जाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष रहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वो उसमें भी बांटने का काम, ये एक टकराव का माहौल बनाने की वहां कोशिश करेंगे। जो पार्टियां वोट अलग अलग, चाहे समाज ये उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना थी या एनसीपी थी, इनको भी दो दो हिस्सों में बांट दिया, चाचा को भतीजे से लड़ा दिया है, और अपने ही प्रोमोटेड एक नेता को पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उनसे लड़ा दिया और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज उसका भविष्य खुद का अनसर्टेन है कि भाई वो मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा। तो यानी कि ये केवल यूज एंड थ्रो, बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। और छोटी छोटी पार्टियों का इन्होंने एक ऐसा जमावड़ा तैयार कर दिया है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश में बताऊं, भाई देखिए उत्तर प्रदेश में जो ये चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी है, ये किसी भी स्तर पे पार्टी का जो निर्माण किया गया है वो उसके दो तीन ही उद्देश्य थे कि भाई एक तो आपको मायावती को कमजोर करना है, दलितों के वोटों को बांट, दूसरा दलितों के वोट जो है कहीं ना कहीं जो पीडीए के माध्यम से या जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है उनकी तरफ ना चले जाए, तो आपको हमारी तरफ जो वोट दलितों के नहीं आएंगे तो आपको कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000 या और भी ज्यादा कम कैंडिडेट के अनुसार उसको बांटना है। मुसलमानों के वोट बांटने, जैसे मीरापुर की मैं बात कर रहा था, मुसलमान इन्होंने कैंडिडेट वहां उतारा है। मुसलमान सबको मालूम है कि जो है इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी है, और उनके वोट को बांटने के लिए जो है चंद्रशेखर रावण ने अपना कैंडिडेट मुसलमान उतार दिया। हालांकि बसपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट ही वहां दिया है, वो एक, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हर जगह लड़ती आई है, लेकिन ये तो एक नया लड़का, इसको जेल से छोड़ा गया था, जो मैंने सारी बातें देखी समझी, वो भी इसी डील के तहत किया गया था कि तुम जाइए पार्टी बनाइए और सब काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद इनकी राजस्थान में जो हमने सिस्टम देखा, पार्टियों के साथ गठबंधन करना, उनका दोहन करना, जेजेपी के साथ वहां जाकर के किसान विरोधियों के साथ बैठ जाना, तो ये जो है राजनीतिक और इनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है या प्रतिबद्धता है, इनमें कुछ नहीं है। इनका सीधा काम है भाई ये भाजपा की सर्टिफाइड बी टीम है, मतलब डाउट किसी के मन में अब नहीं है। मुसलमान भी इनसे कटते चले जा रहे हैं, और बाकी जो किसान जातियां थोड़ा सा देख रही थी कि ठीक है ये जो है एक अच्छा ही नेता हो सकते हैं, हम लोगों ने भी इनका सहयोग किया, वो भी धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। तो ये जो है छोटी पार्टियों के माध्यम से, अभी इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा खेल जो हरियाणा में हुआ है, हो सकता है वो भी महाराष्ट्र में करने की साजिश हो। जो इंडिपेंडेंट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के वोट को काट सकेंगे, उनको प्रमोट करने का काम पीछे से पैसा भी देते हैं ये लोग, भाजपा करने जा रही है, इसके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा राजस्थान का भी मैं बता दूं कि राजस्थान में भी जो शायद 67 सीटों का उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, जो आदिवासी पार्टी थी राजकुमार राव की और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी है, वो एक एक दो दो सीटों पे लड़ रहे थे। हनुमान बेनीवाल तो खुद हिमसर से, नागौर जिले में विधायक थे और वहां से वो सांसद बन गए, तो इसलिए वो सीट खाली हो गई। तो उनकी परंपरागत सीट है, 2-3 बार से, 3 बार या 4 बार से वो वहां पर सांसद विधायक रहे हैं, तो उनको वो सीट दी जा सकती थी। राजकुमार राउत की जो आदिवासी पार्टी, उनको भी एक दो सीट जो उनके क्षेत्र की दी जा सकती थी। कोई सरकार तो उल्टने पलटने जा नहीं रही है राजस्थान की यहाँ पर 6-7 सीटों में से, लेकिन आप अपना गठबंधन कायम रख सकते थे। ये बात भी कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबको साथ लेकर के वो चले, अन्यथा हरियाणा की तरह जो है कई बार बाजी पलट जाती है। अब हमें लग तो रहा है कि भाई महाराष्ट्र में इन्होंने ठीक गठबंधन किया है, 85-85 वाले फार्मूले पे गए हैं, और अन्य लोगों को भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या छोटे मोटे और दलों को भी एकोमोडेट करेंगे, ताकि जो है रिजल्ट वो ना आए जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है हरियाणा में आया, जिससे जो है सारा का सारा टेम्पो गड़बड़ाया। तो जी महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, दोनों में भी हमें आशा है एकोमोडेट करके सबको चलना, और जो है इनको डिफीट करना भाजपा को, ये अत्यंत आवश्यक है। पहला और अंतिम प्रायोरिटी इस बात पर फोकस करके रहनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। और ये लग भी रहा है, देखने के लिए भी मिल रहा है, चाहे उपचुनाव की यूपी की बात करें, वहाँ पर भी आप ये देखें कि कोई नेगेटिव इमेज ना बने इंडिया गठबंधन की कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सीटों की रस्साकशी चल रही है।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को साइडलाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी को ही आगे रखा। इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा ताकि और जगहों पर समाजवादी पार्टी थोड़ा सा अकोमोडेट करे, वो कम सीटें मांगे, जैसे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, ताकि वहां पर परिस्थितियां बेहतर हो सके। लेकिन क्या अब आपको ये लग रहा है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ओमकारेश्वर जी, कि क्या आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक नया फॉर्मूला मिला है? हालांकि वो पहले भी ये करती रही है, लेकिन हाल ही में हरियाणा की जीत से उसको ये लग रहा है कि एक सीट पर जितने ज्यादा से ज्यादा वो बागी खड़े कर सके, इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर सके, खासतौर पर जाहिर सी बात है जो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट वाले हो, ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो काट सके, ताकि 1000, 2000, 3000 के डिफरेंसेस से वो जितनी सीटें अपने पाले में ला सकें वो ले आए। क्योंकि उनको ये पता है राम मंदिर, 370, छद्म राष्ट्रवाद, ये तमाम चीजें, नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये सब कुछ तो नहीं चल रहा है, लोकसभा में भी नहीं चला, विधानसभा में भी नहीं चला, और डबल इंजन की सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी वो भी सबके सामने है। कोई ऐसा मैजिकल काम 100 दिन में नहीं किया गया है जो अभी की सरकार है कि चलिए उसके उसी को सामने रखकर हम ये कह दें कि भाई देखिए हमने 100 दिन में कमाल करके दिखाया, इसलिए आप हमें वोट कर दीजिए। तो क्या ये आखिरी हथियार आपको लगता है इनके पास है, और इसका इस्तेमाल ये तब तक करेंगे जब तक लगता है कि इसमें दम है? देखिए, बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 9 सीटों के लिए हो रहे हैं, 10 में से का उसमें कोर्ट में मसला फंसा हुआ है। ये 9 सीट बहुत कम है, लेकिन तय करेंगी मुख्य का फैसला। मुख्यमंत्री कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू हैं या उनकी कुर्सी डगमगाएगी, ये इन विधानसभा चुनाव के फैसले से तय। T30 का टीम का नारा उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और जिसको अंग्रेजी में कहावत है दे आर नॉट लिविंग स्टर्न, तो वो कुछ भी छोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी तौर हो। कितनी टीमें लगाई हुई हैं आप अंदाजा नहीं। आपकी आवाज 9 सीटों ब्रेक को हो रही है ओमकारेश्वर जी, जीतने आपको के लिए। मुझे रोकना पड़ रहा है। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। अगर संक्षेप में पुष्पेन जी आप इस सवाल का जवाब दे पाए, बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो ये आपने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें लड़ने का जो फैसला किया है, और कांग्रेस ने कहा है भाई आप इसमें लड़ दीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 सीटों के हारने या जीतने से कोई उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी मार्जिन से वो अपना विधानसभा में बैठे हुए। लेकिन अगर कुछ कमजोरी दिखाई देगी तो आगे के लिए 27 के समीकरणों पर के जो मोराल है और मनोबल है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये इन्होंने अच्छा निर्णय लिया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आप जो है मजबूती से यहाँ समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारे सारी सीटों पर, तो मजबूती से लड़े, इसमें कोई बुराई मुझे तो नजर नहीं आती है। और उन्होंने आपस में एक दूसरे के कैंडिडेट्स को भी अकोमोडेट किया है, तो यही इसी स्पिरिट में जो है इनको आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये भाजपा की जो चुनावी मशीनरी है, जो साम दाम दंड भेद के माध्यम से जीतने की जो है वो कोशिश करती है, उसको हराने का काम कर सकेंगे। तो मैं तो इसमें एक अच्छे लक्षण देख रहा हूँ। और हरियाणा का भी मैं बता दूं और याद दिला दूं, जो जाट और गैर जाट करके वो और बेईमानी करके वो जीते हैं, तो क्या जाट और गैर जाट यहाँ नहीं करेंगे? यहाँ पर मीरापुर में जो 40-45 हजार जाटों की वोट है, ये इनको चाहिए, और वहां जाटों की वोट इनको नहीं चाहिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम मंडियां हैं, वहां किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो ये कहते थे कि 3100 रुपए में जीरी खरीदेंगे यानी धान खरीदेंगे। धान सड़कों पे बिखरा पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति आ रही है। उसको क्यों नहीं खरीदते हो भाई? और किसान के रूप में जब संघर्ष इतना किया है, तो अब जो है जो बिरादरियां जिन्होंने जाकर के वोट दी है वो गिरेबान पकड़े, मुख्यमंत्री सैनी का बताएं कि भाई जो है धान क्यों नहीं खरीदी जा रही है वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार को बहुत होशियारी से चुनना चाहिए। आप सरकार को तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, वो धान आपका खरीदे खरीदे ना खरीदे ना खरीदे, नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें देख करके ही हमें सरकार जो है के लिए वोट देने की जो प्रयास करना चाहिए। जी।
बिल्कुल। और अभी ये देखना होगा कि क्या जो फ़ॉर्मूला सेट किया गया है कि एक सीट पर कई कैंडिडेट्स खड़े किए जाएँ, बागियों को सपोर्ट किया जाए, ख़ास तौर पर वो बागी जो इंडिया गठबंधन को के वोट में काट कर सकते हैं। क्या वो हरियाणा वाला फ़ॉर्मूला क्या महाराष्ट्र में भी अपनाया जाएगा? क्या महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा किया जाएगा? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हरियाणा छोटा स्टेट था, 90 सीट्स थी, यहाँ 288 सीटें हैं। झारखंड भी बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड में 81 सीटें हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की बात इसलिए ज्यादा की जाती है क्योंकि वो आर्थिक राजधानी है, वो बड़ा राज्य है और वहां पर स्टेक भी बहुत ज्यादा है और वहां बहुत कुछ और बहुत सारी पार्टियों का फ्यूचर इस चुनाव से तय होना है। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पिन जी आपका भी, ओमकारेश्वर जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।